ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। OCD, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਤ ਹੈ, हैबिट है, परसनैलिटी है, नेचर है इस इंसान दी, इस तरह ही है। लेकिन यह पेशेंट के वस तो बाहर की गल है। OCD हुण मैं थोड़ी जी एग्जाम्पल तुहानूं देवांगी, एक दो तुसीं थोड़ा रिलेट करो। अच्छा, एक इंसान है वो गड्डी चला रहा है, ठीक है, गड्डी जिहड़ा ड्राइवर चला रहा है, इंसान ने बोलिया कि मैं इस थां ते उतरना है, बट ड्राइवर जिहड़ा हैगा वो गड्डी नूं उस थां ते नहीं रोक पा रहा। जगह क्रॉस हो गई, डेस्टिनेशन क्रॉस हो गई है, पिछे वाले बंदे ने फिर आवाज़ लाई है कि भाई गड्डी रोकनी है, मेरा जी डेस्टिनेशन सी मिस हो गई है। ड्राइवर ने गड्डी फिर नहीं रोकी, पिछे वाले ने फिर बोलिया कि भाई गड्डी रोकनी है, इत्थे गड्डी रुकनी चाहिए सी, मेरा तो डेस्टिनेशन निकल गया। ड्राइवर फिर नहीं रुकया। पिछे वाला बैठा इंसान कंफर्ट च होएगा कि डिसकंफर्ट च होएगा? डिसकंफर्ट, राइट। अनदर एग्जाम्पल लेडीज़ वास्ते, आप घर च होंदे आ, गेट बैल बजदी है, आप देखन जाने ना बाहर कौन है, गेट खोलते आ, गेट खोला कोई नहीं हैगा, तुसी बैल फिर वजी, तुसी फिर गए, गेट देखा कोई नहीं हैगा, तुसी वापस आके बैठे, बैल फिर वजी, तुसी फिर गए, तुसी फिर गेट खोलिया, बैल वजी कोई नहीं सी। किस तरह का महसूस होएगा उस वेले, की फीलिंग्स आनगियां? वेरी राइट, गुस्सा आएगा। और गुस्से के अलावा इरिटेशन होएगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होएगा, बेचैनी होएगी, डर भी आ सकता है ना, कि क्या है, कौन है, की करदा पिया। लेकिन बाहर कोई नहीं हैगा। सो सेम सिचुएशन अगर एक पेशेंट है साडा जिहदे नाल हो रहा है, ड्राइवर कौन है? उहदा दिमाग, ठीक है, पिछे बैठा होया बंदा कौन है? पेशेंट आप। कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल तो बाहर है, मैनू पता है की करना है पर मैं वो चीज़ कर नहीं पा रहा, मैनू पता है यह चीज़ ज़्यादा एक हद तो वध करांगा तां भी कुछ नहीं बदलना, बट स्टिल आई एम डूइंग द सेम। सो ओ बेबसी, ओ बेचैनी, ओ डिसकंफर्ट, ओ गुस्सा, ओ फियर, वो साढ़े पेशेंट्स दे विच होंदा है जिन्हां नूं OCD दी बीमारी है। अब OCD है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लेमन लैंग्वेज में। O फॉर ऑब्सेसिव, C फॉर कंपल्सिव एंड D फॉर डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कोई एक्सप्लेन कर पाएगा ऑब्सेसिव की होंदा है? एनीबडी? आप बता सकते हो? मैं नाम नहीं लवांगी किसी का, बता सकते हो? ऑब्सेशन किसको कहते हैं? ऑब्सेशन एक चीज़ है कि, हाँ हाँ सी सर प्लीज़ लिटिल लाउडर। हाँ, वो है, मैंने एक एग्जांपल दी है कि एक चीज़ का एक मैसेज आया है जो कि नहीं हो रहा। हेल्यूसिनेशन भी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ हाँ, वो हेल्यूसिनेशन है पर कंपल्सिवली मुझे चेक करना पड़ रहा है जा जाके। ऑब्सेशन तो हो गया कि मैं बार-बार चेक करता है। ऑब्सेशन हो गया कि खिड़की के बाहर गड्डी खड़ी है, मैं बार-बार चेक करता, चोरी तो नहीं होगी। हाँ, लॉक चेक करने जा रहा कि हैगी नहीं, मैं चेक भी कर लिया भी कोई नहीं हैगा, मतलब जिवें कि वो गेट खोलन गए पर उन्होंने लग रहा कि बैल स्टिल बज रही, मैं फिर चेक कर आवां, मैं फिर चेक कर आवां, मैं फिर चेक कर आवां, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल ब्रेन और बॉडी की थी, ठीक है। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो ये था कि हमें कितना का डिस्कम्फर्ट होएगा, और ऑब्सेशन में जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं 2-3 एग्जांपल्स बिना नाम लिए एक्सप्लेन करूंगी जो हमारे पास इस समय प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनमें ऑब्सेशन और कंपल्शंस दोनों मौजूद है। अब ऑब्सेशन, बहुत सारे लोग हर एक चीज़ को सिमेट्री में लगाते हैं। अगर जहाँ पे लिखना है, ये पेज है, ठीक है, 1 2 3 4, इस लाइन से इधर उधर नहीं होना, मतलब बिल्कुल साफ सटीक लाइनों में ऐसे लिखना, एक सिमेट्री। अगर ये लाइन इधर से इधर भी हो गई तो पेशेंट को बेचैनी शुरू हो जाएगी। समबडी इज स्माइलिंग बिकॉज ही इज रिलेटिंग, है ना, ठीक है, उसको बेचैनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे, ये कुर्सियां लगी हैं ना यहाँ पे, वो जब बैठेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, वो ये देखेंगे चेयर कितनी टेढ़ी मेढ़ी लगाई है, कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड है, कितनी मेसी है ये प्लेस, तो मोर ऑफ द फोकस इज ऑन द प्लेस, ठीक है। ये वाला जो ऑब्सेशन है ये सिमेट्री, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक होने के लिए है। कुछ और तरह के ऑब्सेशन भी होते हैं, बहुत तरह के, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पेशेंट को सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी,
कुछ ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं इनको। इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब एक सोच ऐसी आ जानी जो बहुत गलत हो सकती है, खुद को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, जिसके कारण पेशेंट गिल्ट में जाता है। ठीक है, वो थॉट किसी भी एक्सटेंट तक सर जा सकता है। कोई सेक्सुअल थॉट आ जाता है किसी फैमिली मेंबर को देख के, कुछ सेल्फ हार्म का या फैमिली को हार्म करने का थॉट आ जाता है। कुछ पेशेंट्स आके बताते हैं हमें मैम थॉट आता है कि हम छलांग मार दें छत से। ठीक है, हमें थॉट आता है कि चाकू पड़ा है, मैं किचन में गया तो मेरा दिल कर रहा है मैं चाकू पकड़ के अपने आप को मार लूं, जबकि पेशेंट को पता है कि ये नहीं करना। और वो उस समय कितना डिस्कम्फर्ट और फियर में होता है कि मेरा दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर रहा है कि मुझे लग रहा है मैं ये कर दूंगा, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं इतना बेचैन होता हूँ कि मेरे को घबराहट, बेचैनी, त्रेलियाँ आ रही हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है, मैं टिक नहीं पा रहा हूँ एक जगह पे। तो इस तरह के भी कुछ ऑब्सेशंस होते हैं। ठीक है, और बहुत तरह के ऑब्सेशन होते हैं। हम काम करेंगे, जैसे वर्किंग है, आजकल सब प्रोफेशनल है, मैं एक ऑफिस में काम कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं जेड़ा काम कर रही हूँ मैंने लगेगा मैं ही बेस्ट कर रही हूँ, और कोई अगर करता है तो मुझे तसल्ली ही नहीं आती, मैं बाकियों का भी काम ले लूँगी, तो छोड़ दे मैं कर दूँगी, तू भी रहने दे, मुझे लग रहा है कि मैं ही ठीक कर पाऊँगी, पता है कि अगला भी बहुत वधिया काम कर रहा है, मेरे तो इंटेलिजेंट है, पर मुझे लग रहा है जब तक मैं नहीं देखूँगी या मैं नहीं चेक करूँगी तो वो चीज़ करेक्ट नहीं है, जिसके कारण वो पेशेंट अपने ऊपर ओवरलोड ले रहा है हर चीज़ का। अब मेरा काम है ए सेक्शन को मैनेज करना, अब मैं कहूँ मैं बी को भी मैनेज कर लूँगी, सी को भी मैनेज कर लूँगी, तो बर्नआउट होएगा ना। तो 24 आवर आपका दिमाग एक लेवल से ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आती है कंपल्शंस। ये थे ऑब्सेशंस कि जो हमने थॉट्स में आए, जो मुझे एक थॉट आया, जो मुझे एक बिलीव आया। अब क्या है कंपल्शन? कंपल्शन क्यों होनी शुरू हो जाती है? बहुत बार ये दिमाग का एक सिस्टम है उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, कि जब मुझे स्ट्रेसफुल थॉट आया, कि जैसे मुझे ये थॉट आ गया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको बहुत सारे थॉट्स, उसके कारण जो बेचैनी आ रही है, उसके कारण जो घबराहट हो रही है, उसको शांत करने के लिए ब्रेन एक मैकेनिज्म बनाता है कि जैसे मुझे कोई गंदा विचार आ गया किसी को लेकर, तो मैं एक नाम जपना शुरू हो जाऊं। ठीक है, या मैं एक चीज़ को हाथ दोबारा धोना शुरू हो जाऊं, क्योंकि मुझे गंदी फीलिंग आई, फिल्थी फीलिंग आई, तो मैं अपने हाथ दोबारा धोऊंगी कि मैं साफ सुथरा हो गया, मैं साफ सुथरी हो गई। तो वो कंपल्शन से क्या होगा, फॉर द टाइम बीइंग, उस समय के लिए, कुछ मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आपकी रेस्टलेसनेस नीचे चली जाएगी, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डिसऑर्डर है, तो वो संतुष्टि सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही रहेगी। जैसे ही दोबारा वो थॉट आएगा, फिर ये साइकिल बनेगा, फिर सोच आएगी, फिर कंपल्शन करनी पड़ेगी। नहीं कंपल्शन करूंगा या करूंगी तो मैं बहुत रेस्टलेस, एंग्शियस, पैनिक, ये सब जो स्पीचेस है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक विषय साइकिल है, विषय साइकिल होता है जो चलता जा रहा है। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, एंड वी आर जस्ट रिवॉल्विंग इन बिटवीन। एक बस यूं यूं चक्रव्यूह जैसे कहते हैं ना, आप बाहर नहीं आ पा रहे, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। पेशेंट्स आते हैं, हाथ दिखाते हैं अपने, पूरी स्किन वाइट हो चुकी होती है, इतनी रीवॉशिंग ऑफ हैंड्स है। अब आप साबुन है, केमिकल ही है ना सर, उसको 10 बारी दिन में हम 2 बारी 3 बारी धो रहे हैं। अब एक इंसान वो 2 घंटे में ही 10 बारी धो देगा तो स्किन खराब हो जाएगी ना। तो हमें इतनी ज़्यादा कंपल्शन कई पेशेंट्स की, कि ऐसे ऐसे केसेस आए जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे घर में कोई आके बैठता है ना, तो फियर ऑफ कंटेमिनेशन है, हम चादरें उठा देते हैं, हम बिस्तर उठा देते हैं, हम गद्दे भी धो देते हैं, इस एक्सटेंट तक। कोई नॉर्मल इंसान ये करेगा कि गद्दे उठा के धो दो? नहीं। और उनको पता है, और जब वो हमारे तक पहुंचते हैं इतने दुखी हो चुके होते हैं कि दे स्टार्ट क्राइंग। ऑब्वियसली एक इंसान अगर एक चीज़ को किए ही जा रहा है, इतना ओवरवर्क, इतना स्ट्रेनियस 24 घंटे, तो दिमाग का क्या हाल होगा? रिलैक्स रह पाएगा? नहीं। तो ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो ओवरनाइट नहीं बनती, मतलब रातों रात नहीं डेवलप हुआ ये कोई डिसऑर्डर, ये ग्रेजुअली बिल्ट हो रहा है, धीरे 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 बनता जा रहा है। बहुत बारी ये टीनेज में स्टार्ट हो जाता है या अडल्टहुड में स्टार्ट होता है, जो हमें पता नहीं चलता। जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स को लगता है कि नेचर है, स्वभाव है, ये सफाई पसंद है जी, इसको तो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छी सफाइयाँ करता है, ये बड़ा ही सिस्टमेटिक है, क्यों हमें लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन वो कब एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया वो नहीं पता चलेगा। और जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है, इतने साल हो जाते हैं कभी कभी कि पेशेंट की बस हो चुकी होती है
कि हमारे पास आके हाथ जोड़ के बस यही कहते हैं कि किसी तरह रिलैक्स कर दो, किसी तरह दिमाग बंद कर दो, हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये वो गाड़ी है जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी है, जो चलती जा रही है, चलती जा रही, बेलगाम घोड़ा, ठीक है ना। सो दे वांट हेल्प। अब इसमें फैमिली का क्या रोल है? फैमिली बहुत बारी बोल देती है कि एदे विच केड़ी गल है जी, ऐ क्यों नहीं समझ पा रहा, ऐ क्यों नहीं समझ पा रही, दिख तो रहा है कि साफ है, ये तो इसने कंट्रोल करना है ना, ये क्यों बार बार करता है, ये क्यों बार बार करती है। अगर उसके कंट्रोल में होता या वो समझ पाता तो क्या वो इंसान उस चीज़ को बार बार करता? Nobody would like to do that. वो कभी भी नहीं वो चीज़ को करेगा। अब ये होता क्यों है? कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण OCD की बीमारी हमारे अंदर आती है, ठीक है। कुछ ब्रेन के सिस्टम्स हैं, ब्रेन के अलग अलग पोर्शंस हैं, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो अच्छे से काम नहीं करते, जितना सिस्टमैटिक चलना चाहिए उस वे से उसकी वर्किंग नहीं होती, जिसके कारण ये थॉट्स हमारे अंदर बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल डिसरेगुलेशंस, जितनी मात्रा में कोई केमिकल जाना चाहिए उतनी मात्रा में वो नहीं बन रहा, कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है। सेरोटोनिन होता है एक ब्रेन में, जब उसके कमी आनी शुरू हो जाती है ब्रेन में तो हमारे दिमाग में ऐसी सोचें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रेसर्स, लाइफ में कोई टेंशन्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें बचपन से या अडल्टहुड में, पेपरों की टेंशन, पेरेंटिंग में इशू आ गया, घर का माहौल नहीं अच्छा है, हम फेल हो गए, मतलब कुछ बनता जा रहा है, बिल्टअप होता जा रहा है हमारे अंदर। तो उसके कारण प्लस जीन्स, अगर जेनेटिकली हमारी फैमिली में ऐसी कोई भी बीमारी है तो चांसेस होते हैं कि हम ज़्यादा इस प्रॉब्लम में जा सकते हैं, कि वी कैन लैंड ओवर दिस प्रॉब्लम जल्दी बाकियों के कंपैरिजन में। तो बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, कोई एक अकेला फैक्टर नहीं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जी हाँ ये पेशेंट है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहली बात कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि नहीं, सिंपल सिर्फ काउंसलिंग, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट में काउंसलिंग ही आती है, या सिर्फ समझा दो जी, आप इसको समझा दो, हम इसका ध्यान रखेंगे, इसको दोबारा नहीं करने देंगे, ऐसे नहीं पॉसिबल है। अब किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, पीड़ा हो ही जा रही हैं, दर्दें हो ही जा रही है, और आप कहो भाई तू भाग, मैं तेरे को मोटिवेट कर रहा हूँ, भाग, तू भाग सकता है, तुझे दर्द नहीं होगी, तू सिर्फ महसूस कर रहा है, ये पॉसिबल है? अब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी की एड़ियाँ दुखी जा रही हैं और आप कहो दौड़ाई जाओ जी, दौड़ाई जाओ, दर्द होगी ना पेशेंट को। तो अब चश्मे किसी को लगे हैं, उतरवा दो, क्लियर तो दिख रहा है यार, मुझे तो दिख रहा है, तुझे क्यों नहीं दिख रहा? पॉसिबल है? अब डेफिशिएंसी तो उस इंसान में है, आपके लिए जो चीज़ नॉर्मल है उस इंसान के लिए वही नॉर्मल चीज़ बहुत बड़ी है, और वो सिर्फ वही समझ पा रहा है कि वो कितने डिस्कम्फर्ट में है। अब एक और एग्जाम्पल, हमारे एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बहुत साइकेट्री तो है ही। एडिक्शन में भी बहुत बारी ऐसे होता है कि एक फिक्सेशन है जी हमारे माइंड में, मुझे स्ट्रेस आया तो मैंने उस दिन ना शराब पी ली थी, मैं उस दिन बड़ा ही परेशान था, मैंने शराब पी ली थी या मैंने कुछ लगा लिया, वॉट एवर सब्सटेंसेस कैन बी, तो उस समय मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, ठीक है। तो ब्रेन ने उस चीज़ को क्या लिया, एक सिग्नल कि मैं जब ये चीज़ लेता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ कुछ देर के लिए, तो ब्रेन ने उसको एसोसिएट कर लिया कि ये चीज़ जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे हम कुछ भी जाते हैं, हमें पता है ना कि इस होटल में हमने खाना खाया, हमें स्वाद खाना यहीं पे मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम हमारे दिमाग में जब टेस्टी खाने का मन आता है उसी से खाना है, क्योंकि हर चीज़ की एसोसिएशंस आपके ब्रेन में फॉर्म्ड हैं। तो इसी तरह से जब एडिक्शन के भी पेशेंट्स हैं, बहुत बारी ऐसे होते हैं कि हमसे स्ट्रेस नहीं मैनेज होता, तो इट इज़ ईजी वे आउट, ब्रेन को शट कर लो, शराब पिया, थोड़ी देर के लिए नींद आई, मैं रिलैक्स हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ब्रेन क्या है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जब भी आपको टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगी, आपको क्या याद दिलाएगा? वो नशा जो आपने किया। तो बेसिकली बहुत बारी ऐसे होता है कि फॉल्टी बिलीफ सिस्टम, फॉल्टी एसोसिएशंस, ठीक है, जिसके कारण हम इन चीज़ों में फंसना शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 बनते बनते ये एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी बिल्कुल स्मूथ लाइफ को बिल्कुल डीरेल कर देता है, कंट्रोल से बाहर। किसी ने भी ऐसा कोई केस देखा हो अपने आसपास, अपने गांव में, अपने पिंड में, अपने शहर में, अपने रिश्तेदारों में, कुछ भी ऐसा कुछ कोई शेयर करना चाहेगा? किसी ने कोई केस देखा? एनीथिंग, एनी कंपल्सिव बिहेवियर, एनी ऑड बिहेवियर जो आपने देखा हो कि यार ये बंदा एक कोई काम करी जाता है, एक को चीज़ बार बार पूछी जाता है, एंड उनसे तसल्ली नहीं हो रही, एक ही बात को बार बार पूछते जाना,
किसी के पास भी ऐसा कोई पेशेंट हो, कोई केस हो, है कुछ कि कोई शेयर करना चाहे? हाँ, ये तो बहुत सबसे कॉमन है, क्योंकि हाँ, क्योंकि फियर ऑफ कंटेमिनेशन सबसे कॉमन ऑब्सेशन है कि लगता कि गंदगी है। जैसे मैंने आपको बोला ना, अभी अभी एक ही केस था, वो बहुत बुजुर्ग आंटी 60 इयर्स की थी अंकल, और ऑलमोस्ट 15-20 साल से उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हुई थी, लेकिन अब उनकी बस क्यों हो गई, क्योंकि अब वो ऑब्सेशन जो था इतना हावी हो गया कि अब वो डिप्रेशन में भी चलेगी, क्योंकि इतनी दुखी और परेशान थी कि मतलब घर पे कोई भी आता था, उन्होंने एक अपना खुद का ना अलग से हैंकी रखा हुआ, कोई गेट खोलना पहले उसको हैंकी को पकड़ के फिर हैंडल पकड़ना, घर में कोई आ रहा है तो उसको पहले कहना कि जाके हाथ, कोई मेहमान आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, सबसे पहले उसने कहना एंटर करके पहले वो सिंक है वहाँ पे हाथ धो के फिर मेरे पे बैठो। अगर कोई आके बाहर बैठ गया तो अब वो सिर्फ गुस्से तक या अपने आप तक इरिटेशन में नहीं रहना, अब वो लोगों पे हावी होना शुरू हो गया कि लड़ना शुरू हो जाना, तुम गंदे आए हो, हमारे घर गंद फैलाने आ गए हो, ये फैला दिया है, जर्म्स आ गए, फलाना आ गया। तो ये पूरा का पूरा सोशल सेटअप भी खराब हो गया, आपका फैमिली सिनेरियो भी खराब हो गया, आप तक नहीं सीमित रह गई ये बीमारी, ये हर एक पे आ गई। और एंड ऑफ द डे इतना थक जाना, क्योंकि हर चीज को बार बार धोते ही रहना, तो आपकी एनर्जी कितनी ड्रेन हो रही, फिजिकल एंड मेंटल बोथ, कितनी ड्रेनेज ऑफ एनर्जी है। और अब वो मतलब ये हाल था कि वो 15-20 दिन से कंटिन्यूस रो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक ही विचार कि मैं शायद पागल हो गई, इतना ज़्यादा कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं, मुझे दिख रहा है कि ये नॉर्मल है, पर मैं क्यों नहीं मैनेज कर पा रही। तो कितना मुश्किल है एक साइकेट्रिक इलनेस से गुजर रहे पेशेंट को चीज़ें समझाना लोगों को, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा ट्रीटमेंट में मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 मेडिकेशन, उसके बाद काउंसलिंग सेशंस आती हैं जिसके अंदर हमारी अलग अलग टेक्निक्स रहती हैं। ठीक है, CBT सेशंस, ERP सेशन, अलग अलग तरह के काउंसलिंग सेशंस हैं जिसमें हम ट्रेंड करते हैं ब्रेन को, और जो फॉल्टी ये बिलीफ सिस्टम हैं, जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, इनको कैसे ठीक करना है, कैसे आपने ऑन ट्रैक लाना है। बहुत तरीके होते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ दिस थिंग, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। सो हमेशा अपनी हेल्प मांगो, अपने बारे में बात करो। जितना हम जागरूक हैं अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में, उतनी ही जल्दी हम ठीक होंगे। जितना टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है किसी भी डिसऑर्डर का लाइफ में, उतना ही उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, उतनी ही उसकी जो रिकवरी है स्लो होती है। अब बेसिक है, हार्ट पेशेंट ही है, क्रॉनिक इलनेस हार्ट की कितने सालों से चल रही है और बहुत लेट पता चली तो उतनी ही ज़्यादा दवाइयाँ होंगी। इनिशियल स्टेज पे पकड़ लोगे, लाइफस्टाइल चेंज करो, ईटिंग हैबिट्स चेंज करो, बढ़िया रूटीन करो, थोड़ी दवाई खाओ, आप जल्दी रिकवर हो जाते हो। सेम हमारी साइकेट्री मेडिसिन के साथ भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि ये तो लगाने वाली दवाइयाँ जी, ए तो लग जाती हैं, खानी नहीं हमने, लग ही जानी है तो सारी उम्र खानी पड़नी। पेशेंट का पहला सवाल ही होता है आके, लगन गया ना, कितने साल चलेगी, कितने महीने चलेगी। तो हर फैक्टर इम्पॉर्टेंट है आपकी मेडिसिन डिसाइड करने के लिए भी। आप कब से बीमार हैं, कितनी देर से बीमारी चल रही है, सीवियर कितनी है डिजीज़, वो सब इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए देखने में। तो जितना आप उस चीज़ के बारे में खुल के आओगे, अब आप मानो आपने कहा कि हमारे आसपास कोई नहीं, बट हम आपको फिर भी यहाँ पे क्यों काउंसलिंग करते हैं कि अगर आप लोग सर जानकार है, आपको आज एक जानकारी मिली है, आप वो 10 लोगों में स्प्रेड करोगे। अवेयरनेस है, जितनी अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में किसी भी डिजीज़ को लेकर फैलती जाएगी, उतनी ही हमारी सोसाइटी हेल्दी और जल्दी ठीक हो सकती है अपने आसपास में। और जब आपको ये चीज़ों के बारे में पता चलता है तो आप उस तरीके से देखते हो और आपको जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ, सामने वाले में दिक्कत है। जिस इंसान से हम परेशान हो रहे थे ना कि ये बार बार करता है और हम भी लड़ते थे इससे, तो अब हमें भी पता चल रहा है कि वो तो बेचारा खुद बीमार, वो तो अपने आप से इतना परेशान है, वो किसी की क्या हेल्प करेगा। क्योंकि साइकेट्रिक इलनेस वालों का सबसे यही इशू है, लोगों को लगता है देखने में ही सो हेल्दी, फिट है भैया, अच्छे से खा पी रहा है, खाना इतना अच्छा दे रहे हैं, हाँ हमारा घर परिवार इतना बढ़िया है, गाड़ी है, पैसा, इसको टेंशन काहेगी। यही लैंग्वेज होती है ना, आके फैमिली यही बोलती है ना, अंकल कादी टेंशन है जी एनू, सारा कुछ तो दिता होया एनू। तो जो बीमारियां होती हैं वो सामान, लग्जरी और उससे नहीं पता चलती, वो हमारे केमिकल इम्बैलेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे ब्रेन के अंदर है। किसी को भी हो सकते हैं, कोई भी XYZ, वो लेबलाइज नहीं होके आएगा कि इसके साथ ये हुआ तो ये होना।
कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बीपी की बीमारी हो रही है, शुगर की बीमारियां हो रही हैं, तो उन बेचारों का क्या कसूर? इसी तरह हमारी साइकेट्रिक बीमारी भी है। ब्रेन तो मास्टरमाइंड है, कंट्रोल करना है पूरी बॉडी को ब्रेन ने, और सबसे ज़्यादा कम ध्यान हम ब्रेन का रखते हैं। अब हम लोग आज की सोसाइटी फिटनेस की तरफ ध्यान देना शुरू हो गई है। बॉडी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन क्या हमारी मेंटल फिटनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है? देते हैं हम इतना ध्यान देते हैं अपनी मेंटल हेल्थ पे? एंड ऑफ द डे कभी सोचा है कि यार आज बहुत टेंशन था, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा माइंड को रिवाइव करने के लिए कुछ अच्छा भी कर लिया जाए, या सिर्फ भाग ही रहे हैं हर चीज़ के लिए? बताओ, कोई जवाब दो, किसी को भी अच्छा लगे। सर आप बताओ, आपको लगता है कि हम लोग उतना ध्यान देते हैं अपने दिमाग का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने मन का? मुझे लगता है कि शायद हम बहुत ही कम। सबसे ज़्यादा जो इग्नोर्ड हेल्थ एरिया है वो मेंटल हेल्थ। हार्ट का तो 6 महीने बाद फुल बॉडी चेकअप करा लिया मैडम, ये देखो सारी रिपोर्ट्स है। वो पेशेंट आते हैं, वो पूरी लिस्ट ऑफ टेस्ट लेकर आते हैं, ये तो मैम 6000 के टेस्ट करा लिया मैडम, ये करा ली, कुछ निकल ही नहीं रहा। निकलेगा कैसे? क्योंकि वो यहाँ से है, वो बॉडी में है ही नहीं था कुछ। अगर आपका ड्राइवर ही बीमार है तो क्या वो गाड़ी अच्छे से चला सकेगा? चाहे उसको BMW दे दो, उसको तो चाहे बैलगाड़ी दो चाहे BMW दो, वो उसने एक्सीडेंट ही करना है। तो इसलिए बॉडी जितनी इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारा मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सब लोगों को अपनी सेहत के साथ साथ अपने दिमाग की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही ब्रीफ हम इस टॉपिक पे, आगे हम ऐसे ही मीटिंग्स करते रहेंगे, और थोड़ा सा आप लोग भी और इंटरेक्टिव होके करो ताकि हमें अच्छा लगे आप लोगों की और हेल्प करने में। ठीक है जी, थैंक यू।